हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। और आज का अपना टॉपिक है कि वार्ड में जो राउंड लगाते हैं उस टाइम पे राउंड नोट्स कैसे डालते हैं फाइल्स के अंदर। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली एफएमजी पास की है या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है। वहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, वो आपसे यही बोलेंगे कि जाइए वाइटल्स लीजिए और वार्ड में राउंड्स लेकर और नोट्स डालिए। तो हमको किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है, वो चीज़ आज हम यहाँ पर देखेंगे। और ये सबसे बेसिक चीज़ है। इवन जो भी डॉक्टर बनता है या जो भी एक इंटर्न है, उसे ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको किस तरीके से नोट्स पुट डाउन करने होते हैं, ताकि अगर कोई डॉक्टर उसे आके देखता है, सीनियर डॉक्टर, तो उसे एक एक चीज़ समझ में आ जाए, उसे तुमसे कुछ चीज़ पूछने की जरूरत ना पड़े। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उस क्राइटेरिया को बोलते हैं SOAP क्राइटेरिया। SOAP क्राइटेरिया का मतलब होता है एस मतलब कि सब्जेक्टिव असेसमेंट, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ए मतलब कि एडिशन और पी मतलब कि प्लान। सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या आता है कि जो पेशेंट है उस पेशेंट की क्या चीफ कंप्लेन है, क्या उसे किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं है। मतलब कि हमको सब्जेक्ट से पूछना पड़ेगा हर एक चीज़ कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, आपकी मेन कंप्लेन क्या है, आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। ऑब्जेक्टिव कंप्लेन, ऑब्जेक्टिव में होता है हमें खुद नोटिस करना है पेशेंट के अंदर कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है कि वाइटल्स, उसके बीपी, उसका जो ब्लड प्रेशर है, उसका पल्स है, रेस्पिरेट रेट कितनी आ रही कितनी नहीं। उसके साथ साथ में उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंदर की जैसे आपने जनरल एग्जामिनेशन कर लिया, पिकल चेक कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपने चेक कर लिया, और पर एब्डोमेन कर लिया आपने क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में आता है एसएनडीटी। एसएनडीटी के अंदर कुछ रूल्स आते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं ताकि आप मेडिकल नेग्लिजेंस से बच सको। साथ साथ में आता है कि प्लान। SOAP के अंदर जो प्लान होता है उसमें चेक करना होता है कि आपको कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, क्या रेफरल देना है, उसे किसी दूसरे कंसल्टेंट को दिखाना है या नहीं। तो हम एक एक चीज़ पे बात करते हैं। जैसे एसएनडीटी क्राइटेरिया, एसएनडीटी में क्या होता है, सिग्नेचर, नेम, डेट एंड टाइम। ये एक डॉक्टर के लिए, एक आरएमपी डॉक्टर के लिए, इवन नीट पीजी वाले के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। क्योंकि अगर आपको कभी भी मेडिकल लीगल केस से अगर कोई बचाएगा तो ये सारी चीज़ें बचाएगी। आपका सिग्नेचर, आपका नेम, आपके डेट और टाइम। और अगर मान लो इन एनी केस आपने ये सब पुट डाउन नहीं किए हैं नोट्स के अंदर, तो कभी भी अगर आपके ऊपर कोई मेडिकल लीगल केस होता है तो सबसे पहले सामने वाला आपसे यही पूछेगा कि इसमें टाइम, डेट एंड ड्यूरेशन आपने कहाँ डाल रखी है, आपके सिग्नेचर कहाँ पे है। हो सकता है ये आपने बाद में पुट डाउन किया हो सकता है आपने पहले कर दिया हो, एट ए मोमेंट पे ना देखा हो। तो हमको मेडिकल लीगल केस से बचने के लिए इन क्राइटेरिया को या फिर इस रूल को, एसएनडीटी रूल को फॉलो करना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी टिप्स है कि जब आप वार्ड के अंदर राउंड लगाओगे तो राउंड लेते टाइम पे आपको पेशेंट को किस तरीके से उसकी हिस्ट्री लेनी है और किस तरीके से उससे कम्युनिकेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप कंप्लेन लिखोगे ना, तो उसमें आपको हमेशा देसी लैंग्वेज जो पेशेंट बोलेगा ना, उसे ही कंप्लेन ऑफ के अंदर पुट डाउन करनी है। जैसे किसी पेशेंट ने बोल दिया कि साहब चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अब आप चक्कर के बारे में सोचने लगोगे या फिर आप मेडिकल चीज़ के अंदर लिखोगे, तो हो सकता है कि कोई दूसरा डॉक्टर उसको समझ ना पाए। क्यों? क्योंकि हर एक रूरल एरिया की जो लैंग्वेज होती है वो अलग अलग होती है। कोई बोलता है साहब जीव घबरा रहा है, जी घबराना मतलब कि किसी का जी मिचलाना होता है, जी घबराना होता है मतलब कि नोजिया, नोजिया जिसको बोलते हैं वो। तो इससे कम्युनिकेबिलिटी आसान बनती है और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। साथ साथ में होता है कि आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो इसी चीज़ में होती है कि कभी भी आप पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री नहीं लेते हो। इवन मैंने भी जो मेरी इंटर्नशिप के अंदर ये सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करी है। कई केस ऐसे आते हैं जिनके अंदर ना पैरासीटामोल की उसको एलर्जी होती है पेशेंट को, और आप उससे पूछते नहीं हो कि आपको कौन सी ड्रग से एलर्जी है, आप उसको पैरासीटामोल दे देते हो। एक पेशेंट तो मैंने ऐसा देखा था जिसको डाइक्लोफेनेक से एलर्जी थी, और बहुत से पेशेंटों को डाइक्लोफेनेक से होती है। आप उसको आईएम लगा देते हो, उसके बाद में उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। तो बेस्ट ये होगा कि आप उनसे हिस्ट्री ले लो, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब कभी भी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या सीवियरिटी है। अगर वो सीवियर हो गया और अगर पेशेंट को गलती से ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, तो ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर फिर आपको उसको मैनेज करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा एज ए इंटर्न फेज के अंदर। अगर आपके साथ में कोई सीनियर डॉक्टर है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको हिस्ट्री हमेशा पेशेंट की लेनी है। और एक पेशेंट तो मैंने ऐसा देखा था जिसके अंदर ना डाइक्लोफेनेक की भी उसके एलर्जी थी, साथ साथ में एमोक्सिसिलिन की भी उसको थी, एंटीबायोटिक, 2-3 एंटीबायोटिक उसकी भी उसको एलर्जी थी। तो हिस्ट्री लेने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और मेडिको लीगल केस लगने से भी आप बच सकते हो। और उसको आपको हमेशा पेशेंट को प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है।
अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के बेस पे देखेंगे कि आपको वार्ड के अंदर वार्ड में जब राउंड लोगे तो आपको कैसे वहाँ पे नोट डालने हैं, कैसे नहीं डालने हैं। तो यहाँ पे एक पेशेंट है, उसकी हिस्ट्री है कि 20-year-old मेल कम विद द कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज स्टूल फ्रॉम द yesterday नाइट। आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री ही टोल्ड अबाउट बर्थडे पार्टी एंड कंज्यूम पनीर एंड रो एग। और पेशेंट है 20 साल का, वो हमारे पास कंप्लेन लेके आया है कि उसे उल्टी हो रही है, लूज मोशन हो रहा है कल रात से ही, yesterday नाइट से ही। और उसने बताया, जब उससे पूछा गया, उसकी हिस्ट्री ली गई कि आपने कुछ खाया था, तो पहली बात तो बोलता है कि कुछ नहीं खाया था। तो कई बार पेशेंट को पता नहीं होता क्यों हो रहा है। जब आप उससे हिस्ट्री लोगे तो वो बताएगा कि हाँ मैं yesterday पार्टी में गया था, वहाँ हमने पनीर वगैरह खाया था, कुछ ड्रिंक भी कर ली थी, रो एग भी खा लिए थे। तो हम देखते हैं कि अब आपको डॉक्टर ऑर्डर कैसे फॉलो करने हैं, मतलब आपको नोट्स कैसे डालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है CSB। ये CSB वाली जो चीज़ है ना, ये आपको कई जगह हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को ना मिले, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है। CSB का मतलब होता है केस सीन बाय, मतलब कि कौन सा डॉक्टर आया है जिसने ये ऑर्डर्स यहाँ पे डाले हैं। तो जैसे मैंने मेरा यहाँ पे नाम लिख दिया कि डॉक्टर सुदर्शन शर्मा। उसके बाद में आता है कि पेशेंट CO, मतलब कि कंप्लेन ऑफ, क्या कंप्लेन कर रहा है पेशेंट। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है वॉमिटिंग की, साथ साथ में कर रहा है लूज स्टूल की। हम उससे पूछेंगे भाई कितने दिन से हो रहा है, कब से हो रहा है, तो बोलेगा कि yesterday नाइट से हो रहा है। साथ साथ में आपने उसकी हिस्ट्री लिखी है, आपको क्या हुआ था, आपको पता है कि ये क्यों हुआ होगा, या आपको कोई सा डाउट है, तो वो बोल देगा कि मैं बर्थडे पार्टी में गया था, वहाँ पे मैंने जो पनीर है वो खाया था, तो कंज्यूम पनीर एंड एग्स। तो अब आपकी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन जाएगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब आप 2-3 डायग्नोसिस बनाओगे, उनमें से एक होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि हाँ हो सकता है इसको फूड पॉइजनिंग हुई हो, जिसके 90% चांस यही कि फूड पॉइजनिंग उसको हुआ होगा। बट हम यहाँ पर एक डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं, तो हमको 2-4 डिफरेंट डायग्नोसिस सोच के चलनी पड़ेगी। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ वॉमिटिंग लूज स्टूल के साथ में डिसेंट्री भी आ जाता, पेशेंट बोलता है कि डिसेंट्री है, तो डिसेंट्री में आप सोच सकते थे कि हो सकता है इसको सिजिला का इन्फेक्शन हुआ हो। साथ साथ में नॉन केस ऑफ, आप उससे पूछोगे कि भाई तुझे पहले से किसी चीज़ की दवाई चल रही है, हो सकता है पेशेंट हाइपो हो या हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का हो, या हो सकता है कि उसको डायबिटीज़ हो, या हो सकता है उसको हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर ऑर्डर डालने पहले सबसे पहले आपको चीज़ का जिसका ध्यान रखना है वो रखना है डेट और टाइम का। जैसे हमने डाल दिया कि 18/10/25 यहाँ पे डाल दिया हमने, टाइम डाल दिया 9:10 AM। वाइटल्स आपको सबसे पहले चेक करने होते हैं। जब कभी भी आप वार्ड के अंदर राउंड लेने जाओगे, सबसे पहले आपको वाइटल ही नोटिस करने होते हैं कि पेशेंट का BP कितना है भाई, 120/80 नॉर्मल है, पल्स 72 आ रही है, SpO2 98 आ रही है, टेम्परेचर भी उसका 98 डिग्री फॉरेनहाइट आ रहा है। अब खास बात ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता होता कि वाइटल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके ऊपर भी मैं जो प्रॉपर वाइटल्स है, जैसे BP के द्वारा आप क्या क्या पता लगा सकते हो, पल्स से आप किस किस चीज़ के बारे में, ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, SpO2 सेचुरेशन को कितना कैसे मेंटेन करते हैं, इवन ICU के अंदर कितना मेंटेन करते हैं, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर में जो कंटिन्यू फीवर होती है, इंटरमिटेंट होती है, साथ साथ में जो होती है रेमिनेंट फीवर भी होती है, फीवर के कितने टाइप होते हैं, ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्योंकि मैंने ये जो सीरीज़ तैयार करी है, इसका नाम ही क्लिनिकल सीरीज़ है। इसके अंदर सारी जितनी भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लेके क्लिनिकल स्किल्स, क्लिनिकल मेडिकेशंस कौन कौन सी हो सकती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। आने वाले टाइम में मैं और भी इसके पार्ट अपलोड करूंगा, जैसे सिंगल BP के ऊपर कर दिया, पल्स के ऊपर कर दिया। सो इन सब चीज़ के बारे में अगर आपको ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ के लिए आपको चैनल को फॉलो करना होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सारे रील्स अपलोड करूँगा, ताकि छोटी छोटी रील्स के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम हमारी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ तो आपने देख ली कि बेसिक बेसिक कौन सी चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट का ऑन एग्जामिनेशन आपने किया, तो ऑन एग्जामिनेशन करने पे आपको CNS एग्जामिनेशन में, या आप जब ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को, तो पता चल जाएगा कि पेशेंट अलर्ट है या कॉन्शियस है। तो सिंपल सी बात है, वो आपको सारी कंप्लेन बता रहा है, सब चीज़ें बता रहा है, तो पेशेंट अलर्ट एंड कॉन्शियस है। बट कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुद पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं वो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट ड्राउजी है, या अल्टर्ड सेंसोरियम है, कि पेशेंट से पूछ कुछ रहे हैं बता कुछ हो रहा है। तो ये सब जब आप ऑन एग्जामिनेशन पे देखोगे ना, तो वहाँ आपको पुट डाउन करना होगा, ताकि जब आप नेक्स्ट ऑर्डर डालने के लिए आओ, तो आपको ये पता रहे कि इस पेशेंट की पहले क्या कंडीशन थी, इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। साथ साथ में आप जनरल एग्जामिनेशन करोगे, जनरल एग्जामिनेशन में क्राइटेरिया होता है पिकल का। पिकल मतलब P फॉर पेलर, I फॉर इक्टेरस,
C फॉर क्लबिंग, फिर साइनोसिस, लिम्फेडिनोपैथी और इडीमा। इस जनरल एग्जामिनेशन के ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा कि जनरल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, पेशेंट के लिम्फ नोड कैसे चेक करते हैं, जैसे सब मेंटल लिम्फ नोड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया, प्री ऑरिकुलर हो गया, पोस्ट ऑरिकुलर हो गया, पोस्ट सर्वाइकल हो गया। साथ साथ में ये सब किन किन के अंदर बढ़े हुए रहते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के अंदर इडीमा क्यों होता है, तो इडीमा के अंदर काफ़ी सारे कोज होते हैं, जैसे हो सकता है कि कार्डिक कोज हो, रेस्पिरेटरी कोज हो, लीवर का कोज हो। क्लबिंग के अंदर देख सकते हैं, क्लबिंग के अंदर रेस्पिरेटरी कोज हो सकता है, फाइब्रोसिस वगैरह होती है। इक्टेरस के अंदर देख सकते हैं कि इक्टेरस के अंदर जॉन्डिस कोज हो, बट जॉन्डिस में भी कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड होता है। पेलर के अंदर चेक कर सकते हैं कि पेलर के अंदर हो सकता है उसको हीमोग्लोबिन कमी हो। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल पे नई नई वीडियो आती रहेगी ताकि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आने वाले टाइम पे अच्छे रिजल्ट मिल सके। पर इसके बाद में आता है कि पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन। जैसे आपने पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया तो आपने देखा कि पेशेंट के जो 8 पार्टीशंस होते हैं एब्डोमेन के, वो चेक किए, तो हो सकता है कि पर एब्डोमेन आपको सॉफ्ट लगा हो, सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर। बट पेशेंट जब लूज स्टूल में जाता है काफ़ी टाइम, तो उसके अंदर नॉन टेंडर की जगह वहाँ पे आपको टेंडरनेस देखने को मिलती है। जैसे आप वहाँ हाथ लगाओगे तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे इस जगह पेन हो रहा है। तो सॉफ्ट एंड टेंडरनेस हो सकता है, सॉफ्ट एंड नॉन टेंडरनेस हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर रिजिड भी हो सकता है। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम चेक किया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पेशेंट को ऑस्कल्टेट किया। इन सब पे वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम पे। ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं, जो स्टेथो होता है वो चेस्ट के कौन कौन से पार्ट पे रखना होता है, कौन कौन से साउंड आते हैं, वी स्क्रिप्ट वगैरह, सारे विसल साउंड वगैरह सब चीज़ें देखनी होती हैं। ऑस्कल्टेट करने में पता चला कि बायलेटरल एयर एंट्री प्रेजेंट है। मतलब आपने लेफ्ट एंड राइट चेस्ट को एग्जामिन किया, पता चला कि दोनों तरफ एयर एंट्री है, मतलब किसी तरफ ब्लॉकेज नहीं है, चेस्ट आपका क्लियर है, पर एब्डोमेन भी क्लियर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्लियर है। सीवीएस आपने देखा तो S1 S2 तो प्रेजेंट है ही, ये आपने चेक कर लिया। साथ साथ में एक क्लिनिकल सिग्निफिकेशन होता है रेनाल सिस्टम का, यूरिन आउटपुट का। अगर आप कभी आईसीयू के अंदर जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो, आईसीयू में जाते हो, तो वहाँ पे यूरिन आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक नॉर्मल पर्सन का है, किसी पेशेंट की फेज में भी है, तो उसका यूरिन आउटपुट होता है 30 ml पर होवर। इसके हिसाब से चलता है, मतलब इतना यूरिन तो कम से कम 1 घंटे के अंदर आना ही चाहिए। अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो मतलब हो सकता है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर हो, तो आपको यूरिन आउटपुट भी वहाँ पर डालना है। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। हमने केस सीन बाय लिख दिया, कंप्लेन हिस्ट्री, नॉन केस ऑफ, ऑन एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें कर ली। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना ली साहब, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, सीजेला का इन्फेक्शन हो सकता है, ई कोलाई का इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर फूड पॉइजनिंग में ई कोलाई इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आती है ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट क्या देंगे, ये तो मैंने वीडियो बनाई है तो उसमें सिक्वेंस नहीं लिखा है, बट आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप डॉक्टर ऑर्डर डालो, तो जब कभी प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है ना, तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले नंबर का फॉर्मूला होता है कि आपको सबसे पहले वो ड्रग लिखनी है जो मेन ड्रग है। जैसे अगर इसके अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले जो मेन ड्रग आती है वो होनी चाहिए थी टेबलेट ओनिडाजोल ऑफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक। बाद में उसके बाद में आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो मैंने एज ए ट्रीटमेंट ऐसे लिख दिया है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमने ट्रीटमेंट दे दिया, पेंटोप्रोजोल दे दिया 40 mg, ऑफ्लोक्सासिन ओनिडाजोल दे दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ओनिडाजोल ऑफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन तो हो गया एंटीबैक्टीरियल, ओनिडाजोल हो गया एंटी एमेबिक, अधिकतर इनका इन्फेक्शन होता है। साथ साथ में लैक्टोबैसिलाई दे दिया जो गट के नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको बढ़ाएगा। पाउडर ORS दे दिया क्योंकि उससे वॉमिटिंग हुई है और वॉमिटिंग की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं, क्लोरीन वगैरह ये, तो उसको कंपनसेट करने के लिए। साथ साथ में टेबलेट डाइसाइक्लोमाइन दे दिया SOS, क्योंकि उसको पेट दर्द हो रहा है इस वजह से। पेंटाप्रोजोल दे दिया कि हो सकता है उससे एसिड वगैरह बन रहा हो, क्योंकि जब कभी फूड पॉइजनिंग होती है, कुछ भी खाते हैं तो उल्टी होती है, उल्टी नहीं भी होती है तो GERD जैसे फीचर्स आते हैं, उसकी वजह से एक्सपायरेशन हो सकता है। तो पेंटो 40 आपने दे दी, तो ट्रीटमेंट आपने दे दिया। साथ साथ में डिफरेंट हेल्थ डायग्नोसिस यहाँ पे लिख दिया आपने कि हाँ फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, ताकि अगर वो किसी और डॉक्टर को दिखाने जाए तो वहाँ पे वो डॉक्टर अच्छे से इसको कर सके। एडवाइस में आपने लिख देना होता है कि कितने दिन के आपने टेबलेट दी है। अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें तो आपको रिव्यू करवाना ही चाहिए, जैसे टाइफाइड मलेरिया वगैरह हो गया, बट फूड पॉइजनिंग वगैरह में इतनी जरूरत होती नहीं है। SOS में आप लिख सकते हो रिव्यू आफ्टर 5 days और SOS। साथ साथ में अगर आपको लगता है तो एक नोट डाल सकते हो किसको दिखाना है, किस जैसे हो सकता है आप चाहते हो कि इसको तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो आपको नीचे नोट डालना पड़ेगा कंसल्ट टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इफ नीडेड। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि मान लो आपने पेशेंट को पहले बोला कि सब जाके दिखा लेना भैया, अगर आपको फ़ायदा नहीं आता तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाना, बट पेशेंट आपके पास दोबारा आ गया, आप भूल गए,
कि ये पेशेंट कौन था कौन नहीं था। लेकिन अगर आपने नोट्स प्रॉपर डाल रखे हैं तो आप नोट्स देख के ही समझ जाओगे कि आपने पेशेंट को किस चीज़ के लिए बोला था। पेशेंट लापरवाह है इसलिए वो गया नहीं है, इस वजह से वापस वो प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके से आपको डॉक्टर ऑर्डर डालने हैं, नोट्स डालने हैं जब आप वार्ड में जाओगे। ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, एसआईटी टेप से लेकर आईवी इन्फ्यूजन से लेकर और जितने भी आईवी फ्लूइड होते हैं, कैनुला होते हैं, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी। इवन ये जो नोट्स हम डालते हैं उसमें से जनरल एग्जामिनेशन वगैरह इन सब पे वीडियो डाली जाएगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ में आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना आना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें काफ़ी सारे एरर होते हैं, लेकिन क्लिनिकली सिग्निफिकेंस हमेशा से 99.99% एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। तो क्लिनिकल आपको स्किल्स आनी चाहिए, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है।